नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच राकेश सर, आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों, जैसा कि हमारा वीकली सेक्शन सैटरडे को टेस्ट का होता है और हम टेस्ट पिछले सैटरडे को जो लिए हुए थे, ऑफलाइन टेस्ट हमारी जीएस पॉइंट जीटी टावर 4th फ्लोर पे होती है। और मैं बता दूं कि पिछला जो टेस्ट हुआ था उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पॉलिटी के थे और आगामी परीक्षा आरओ को देखते हुए हमने कुछ करंट अफेयर्स, कुछ हिंदी और कुछ इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन को शामिल किए हुए थे। दोस्तों, हम चलते हैं अपने उस क्वेश्चन के डिस्कशन की तरफ, उसके रिव्यू की तरफ जो आप दिए होंगे शायद, तो आप निश्चित तौर पर मिला लेंगे, आपके साथ डिस्कशन हो जाएगा। जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पाए हैं वो हमारे टेस्ट से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला जो क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, धारणी विकास किसके उपयोग के संबंध में, ये आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, विकास ऐसी होनी चाहिए। दोस्तों, धारणी विकास एक नई विकास की नया मॉडल है जिसे बिना किसी संसाधनों के ह्रास किए आप ऐसे इसकी अधिकतम उपयोगिता सिद्ध करते हुए आगामी पीढ़ियों को भी आप संसाधनों को पहुंचा सके, उसी पर काम करता है धारणी विकास। और यह पूरी तरह से संवेदनशीलता है प्राकृतिक संसाधन से जुड़कर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, खाद्य जाल में ऊर्जा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसमें ऑप्शन दिया है एक दिवसीय, द्विदिवसीय, चतुर्दिवसीय और त्रिदिवसीय। तो इसमें दोस्तों एक दिवसीय होता है। ऊर्जा का चक्र जो है, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिवसीय होता है। ये पर्यावरण का, इन्वायरमेंट का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे आप देख सकते हैं, आगामी दिनों के लिए रिपीटेड क्वेश्चन माना जाता है। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने के लिए ऊर्जा का ह्रास होता है। दोस्तों, ऊर्जा डिप्रिशिएट होता है। कितना ऊर्जा डिप्रिशिएट होता है, तो इसमें बताया जाता है कि जब एक खाद्य स्तर से जब दूसरे खाद्य स्तर में ऊर्जा प्रवेश करता है तो सिर्फ 10% ऊर्जा प्रवेश करता है, अर्थात 90% ऊर्जा ह्रास हो जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं हम। चौथा क्वेश्चन कहता है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकीय स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। दोस्तों, पारिस्थितिकीय स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, तो चार्ल्स एल्टन। यह जो है चार्ल्स एल्टन इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है और इन्होंने पहली बार पारिस्थितिकीय स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में उगते हैं पादप, उन्हें क्या कहते हैं। इस पर आपकी ज़्यादा भूमिका होनी चाहिए। तो आत्पोध पौधे कहते हैं। और ए नामक, हालांकि ए मिस्टेक से आपका यहाँ हो गया है, बट ये आपका आंसर सही है और पांचवें का ए क्वेश्चन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवें पहुँचते हैं हम। छठवां क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, छठवां क्वेश्चन कहता है, अधिक वर्षा वाला उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को पूरा देख लें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठवां, उष्ण अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहां वन होते हैं। मतलब ये कह रहा है कि उष्ण क्षेत्रों में जहां भारी वर्षा होती है, जहां अधिक वर्षा देखने को मिलती है, वहां के वनों को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एमपीपीसीएस में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और सदाबहार हरित वन कहते हैं वो वन जो हमेशा हरे रहते हैं, भारी वर्षा पाकर तथा उच्च तापमान पाकर हमेशा उसमें ग्रोथ दिखाई देता है, हरा भरा सघनता होती है, उसमें जैव विविधता अधिक पाया जाता है। दोस्तों, ऐसी भूभाग ज़्यादातर इक्वेटर लाइन के 10 नॉर्थ और 10 साउथ अक्षांशीय क्षेत्रों में ही होते हैं। तो इस तरह के वर्षा वाले क्षेत्र ज़्यादातर इक्वेटर लाइन के ही इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हमारा छठवां क्वेश्चन के बाद सातवां क्वेश्चन देखते हैं और सातवां क्वेश्चन कहता है, देख सकते हैं सातवां क्वेश्चन, उन क्षेत्रों में जहां ग्रीष्म में भारी परंतु शरद में कम वर्षा होती है वहां वन मिलते हैं। तो दोस्तों, ग्रीष्म में भारी वर्षा हो और शरद ऋतु में कम वर्षा हो तो ऐसे भी आपके स्थल जो होते हैं वो भी आपके सदाहरित स्थल ही होते हैं, जहां गर्मी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ऐसे भी बारिश
जो है कि कहीं न कहीं सदाहरित होते हैं और सामान्य तौर पर ऐसे बारिश का क्षेत्र जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है वहीं देखा जाता है, जो सामान्य तौर पर जहां गर्मी और सर्दी दोनों देखने को मिलती है। हालांकि सदाहरित वनों के साथ साथ कुछ ऐसे वन भी यहाँ पाए जाते हैं जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाते हैं, और इस तरह के ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हम सातवें का ऑप्शन ए सही मानेंगे। आठवां देखते हैं, वायुमंडल का वह क्षेत्र, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों और आंधियों का होना पाया जाता है। मतलब जब वायुमंडल हम पृथ्वी से ऊपर शुरू करते हैं तो वायुमंडल को 5 लेयरों में बांट देते हैं, और उसमें कौन ऐसा लेयर है जहां बादल भी बनता है, बिजली भी कड़कता है, तूफान भी आते हैं, आंधी भी आते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं क्षोभ मंडल के। और आठवें का बी आंसर सही है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के तुरंत बाद का मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है जहां इस प्रकार की संभावनाएं नहीं देखी जाती हैं। तो क्षोभ मंडल आपके मंडल को सामान्य तौर पर क्षोभ मंडल कहा जाता है। सतह के बिल्कुल सटे हुए मंडल को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, जहां सारी घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं। तो दोस्तों जो लवणीय मृदा होती है, जो सॉल्टेज सॉयल होती है, उसमें कौन से पादप उगते हैं? हेलोफाई नाम की एक पादप है जो आपको यहाँ ज़्यादा उगने को मिलती हैं और देखने को मिलती हैं, हेलोफाई। दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां क्वेश्चन हमारा संविधान से प्रारंभ हो गया और 9 क्वेश्चन हमने कुल मिलाकर इन्वायरमेंट से रखा था। इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द हम 9 क्वेश्चन को घुमाए थे। अब हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो पॉलिटी से है। संविधान के विकास में प्रथम चार्टर एक्ट कहा जाता है। मतलब संविधान का जब विकास चल रहा था, जब देश में गुलामी थी, 1947 से पहले की परिस्थितियाँ थी, उसमें कौन ऐसा एक्ट आया था जिसे हम चार्टर एक्ट के रूप में जानते हैं और प्रथम चार्टर एक्ट के रूप में जानते हैं? तो ऑप्शन डी सही है दोस्तों। और ऑप्शन डी में हम देख पा रहे हैं 1793 दे रखा है। और चार्टर एक्ट किसे कहते हैं, इसके लिए शायद आपके पास जानकारी न हो तो आप जान लीजिए यहाँ पे कि उस एक्ट को, जो एक्ट भारत में शासन करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता था, तो उसको हम चार्टर एक्ट कहते हैं। और ऐसा काम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1793 का एक्ट के द्वारा किया था, और इस तरह से भारत का पहला चार्टर एक्ट 1793 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान के विकास में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट में प्रदान की गई है? दोस्तों यह अध्यादेश एक बहुत बड़ा आदेश होता है जो राष्ट्र प्रमुख के हाथों में होता है। भारत के संविधान में भी आज राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों तो अध्यादेश किस एक्ट के तहत उस समय के वायसराय को दिया गया था? तो 1861 का एक्ट था। उस समय वायसराय को ये बड़ी शक्ति प्रदान की गई थी। 12वां देखते हैं क्वेश्चन। 1919 एक्ट में किस बात का उल्लेख नहीं किया गया था? दोस्तों इसमें उल्लेख नहीं किया गया था का शब्द उल्लेखित करता है। पहला ऑप्शन देख लेते, सभी विषयों का 3 सूचियों में विभाजन हुआ था, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ हुई थी, इसका उद्देश्य उदारवादी सरकार की स्थापना करना था, महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया। जो मैंने घेर रखा है वो सभी 1919 एक्ट में शामिल था। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो पहला इसमें है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी विषयों को 3 सूचियों में बांटने का जो कार्य था वो 1935 एक्ट के अंतर्गत किया गया था, 1919 एक्ट के अंतर्गत नहीं किया गया था। इसलिए ऑप्शन ए सही है 12 का। 13 के क्वेश्चन नंबर पे चलते हम। और 13 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आप देख पा रहे हैं, स्वतंत्रता से पूर्व अंतरिम सरकार
में शिक्षा मंत्री कौन था? दोस्तों 1946 में एक सरकार बनी थी जिसे स्वतंत्रता से पूर्व अंतरिम सरकार कहा जाता है, और अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालाचारी। कहीं कहीं अबुल कलाम आज़ाद को गलत रूप में मिस्टेक करते हुए दिखाया गया है, लेकिन आप ये मान लें कि स्वतंत्रता से पूर्व की जो अंतरिम सरकार थी उसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, और स्वतंत्रता के बाद की जो अंतरिम सरकार थी उसमें अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 14वां क्वेश्चन है, संविधान की मांग के दौरान किस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? दोस्तों अगस्त प्रस्ताव की मांग 1940 में की गई थी, और 1940 के प्रस्ताव को ही अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। संविधान में संविधान तथा आज़ादी के मांग को लेकर 1940 में एक प्रस्ताव लाया गया था जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन कहता है, संविधान के निर्माण के समय मुस्लिम लीग के कुल कितने सदस्य प्रारंभ में थे? जैसा कि आपको पता होगा कि संविधान निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे, और चुनाव के कराने के बाद जब संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ तभी देश बंटने की परिस्थिति आ गई। तो जब संविधान का निर्माण कराने के लिए चुनाव कराए गए थे तो उसमें मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? तो 73, कुल सदस्यों की संख्या मुस्लिम लीग के 73 थी, और यही क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन बी सही है। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से क्या संविधान सभा की विशेषता नहीं है? दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता नहीं पूछ रहा है, दोहरी नागरिकता, संसदीय प्रणाली, नीति निर्देशत्व और संघात्मक सरकार। जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारत में एकहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में रहकर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता है, इसलिए भारत में एकहरी नागरिकता है, इसमें विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो दोहरी नागरिकता वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ 16वां क्वेश्चन को थोड़ा सा मिस्टेक करते हुए हमारे टाइपिंग सिस्टम ने 2 बार उसको टाइप करने का काम किया, और 2 बार ही नहीं बल्कि अलग अलग क्वेश्चन है, बट 16 नंबर 2 बार है, इसलिए मैं यहाँ आंसर बता दे रहा हूँ। 16वां का जो आंसर है, संविधान में कौन सी व्यवस्था अमेरिका से नहीं लिया गया है? तो अमेरिका से कौन सी व्यवस्था नहीं लिया गया है, इसमें सीधे मैं आंसर बता रहा हूँ, राज्यपाल का पद, क्योंकि बाकी ऊपर के सभी अमेरिका से लिए गए हैं और राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है, इसलिए दूसरा जो 16 है उसका आंसर डी है। फिर देखते हैं 17वां क्वेश्चन दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की व्यवस्था संविधान में शामिल है? दोस्तों क्वेश्चन है ग्राम पंचायत की व्यवस्था। ग्राम पंचायत काफ़ी इंपॉर्टेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, जो भी ग्राम पंचायत से प्रश्न होते हैं वो सब कुछ आपको याद रहना चाहिए। और व्यवस्था संविधान से, किस संविधान से ली गई है या संविधान में शामिल है ग्राम पंचायत? ऑप्शन क्या क्या दे रखा है आप ऑप्शन में देख लें दोस्तों। ऑप्शन है आपके सामने भाग 11, भाग 9, अनुसूची 9 और अनुसूची 12। तो दोस्तों अनुसूची जो है कि में 9 में इस बात का उल्लेख नहीं है, अनुसूची 12 में भी इस बात का उल्लेख नहीं है, अनुसूची 12 में नगर निगम का उल्लेख है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है किस भाग में या किस संविधान के किस हिस्से में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, और भाग है 9 जिसमें पंचायती राज के बारे में पहले से उल्लेख किया जा चुका है, तो भाग 9 ऑप्शन बी सही है। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसमें संविधान के प्रस्तावना, किसने संविधान के प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? इसमें किसने होना चाहिए दोस्तों? तो किसने कहा संविधान के प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री? दोस्तों इसके लिए आंसर के.एम. मुंशी साहब ने इस विषय का उल्लेख किया है। के.एम. मुंशी ने ही राजनीतिक जीवनपत्री कहा था संविधान के प्रस्तावना को। कई लोग संविधान के प्रस्तावना को भारत का संविधान की आत्मा कहा है, किसी ने भारत के संविधान का सब कुछ कहा है, लेकिन यहाँ के.एम. मुंशी साहब राजनीतिक जीवनपत्री की संज्ञा दिए थे, वही ऑप्शन पूछ रहा है, ऑप्शन बी सही है। 19वां क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन राष्ट्रपति पर। दोस्तों ये 19वां काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नजर रखें। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ये लगातार रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। महाभियोग संसद में चलाए जाते हैं। अगर यह महाभियोग पर या अध्यादेश पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने हैं तो हमारे YouTube चैनल में चले जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाकर आप संविधान के प्लेलिस्ट में जाइएगा और लेटेस्ट मैंने क्वेश्चन वीडियो बनाया है उस पर, जहां जाकर आप महाभियोग कैसे पूरा होता है, अध्यादेश कैसे पूरे होते हैं, इस सब के बारे में डिटेल जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA से संबंधित
किस देश का उल्लेख नहीं है, मतलब इसमें किस देश का उल्लेख नहीं है। और आपको पता होगा CAA 1919 में लाया गया इस एक ऐसा एक्ट है जो सामान्य तौर पर 20 में बहुत चर्चा का विषय बन गया और भारत की नागरिकता में एक संशोधन करके भारत से बाहर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले जो गैर मुस्लिम धार्मिक लोग हैं, अगर धार्मिक उत्पीड़ना से ग्रसित हैं और भारत आकर भारत की नागरिकता चाहते हैं तो उन्हें भारत सरकार नागरिकता दे सकती है या देने के लिए ही यह अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम का बहुत विरोध हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा देश, किस देश का उल्लेख नहीं है इसमें, तो म्यांमार का उल्लेख नहीं है। यह आप 20वें का C ऑप्शन देख सकते हैं। 21वां क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 12 में कितने प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 जैसा कि मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है और सबसे पहले अनुच्छेद 12 में ही 4 प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 12 में 4 प्रकार के राज्य हैं और यही पूछ रहा है कितने प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है। दोस्तों हमारे सशस्त्र बल हैं, उनको किस अनुच्छेद के तहत उनके मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, तो अनुच्छेद 33 के तहत ऑप्शन C के तहत उनके मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये 22वें का क्वेश्चन 33 सही है। फिर 23वें की तरफ बढ़ते हैं, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। दोस्तों जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, ये 4 दिए गए हैं। इससे पूछा गया कौन सा वाक्य नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है, तो साम्यवाद दोस्तों हमारे देश के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। समाजवाद है, गांधीवाद है और उदारवाद है। 24वां क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रत्येक अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने का कर्तव्य जो दिया गया है कब मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसमें 86वां संविधान संशोधन था और 2002 में इसे जोड़कर मूल कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई है और 11वां मूल कर्तव्य ही है जो प्रत्येक अभिभावक को यह कर्तव्य देता है कि अपने 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को स्कूली शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो यह 2002 की घटना है और 86वां संविधान संशोधन की घटना है। 25वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलता है। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन दुनिया के सिर्फ और सिर्फ फ्रांस जैसे देश में है जहां प्रधानमंत्री को भी शक्तियां दी गई हैं और राष्ट्रपति को भी शक्तियां दी गई हैं। या तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है किसी देश में या तो प्रधानमंत्री के पास शक्ति होती है, लेकिन फ्रांस दोनों व्यवस्थाओं का मिक्सअप राष्ट्र है। इसलिए 25 में यह बताया गया है कि फ्रांस एक ऐसा देश है जहां संसदात्मक प्रणाली है और अध्यक्षात्मक प्रणाली भी है। 25 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस देश में संपूर्ण शक्ति निर्वाचित राष्ट्रपति में होती है के संबंध में गलत है। यहाँ ज़्यादा फोकस्ड करना है, गलत है मतलब ऐसा देश जहाँ राष्ट्रपति में निर्वाचित शक्तियाँ नहीं होती हैं, इस बात को जानना चाहता है। तो संसदात्मक प्रणाली जो है एक ऐसी प्रणाली होती है जिस देश में यह प्रणाली काम करती है उस देश में राष्ट्रपति शक्तियों का संचालक नहीं होता है, संपूर्ण शक्तियाँ राष्ट्रपति में नहीं होती है बल्कि संसद में होती है। तो यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है। 26वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में सही नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के चुनाव के संबंध में क्या सही नहीं है। ऑप्शन दे रहा है दोहरी संक्रमण मत पद्धति, गुप्त मतदान, अनुपातिक प्रणाली और अप्रत्यक्ष चुनाव। दोस्तों ये भी सही है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अनुपातिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव होता है, गुप्त मतदान होता है, लेकिन दोहरी संक्रमण पद्धति न होकर दोस्तों एकल संक्रमणी मत पद्धति होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इस तरह के कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में बात भी आप जाकर यूट्यूब हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, संविधान पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी चीज़ें डिटेल फॉर्म में पढ़ सकते हैं। दोस्तों 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
राज्यपाल के अनुपस्थिति में उनके स्थान पर कौन कार्य कर सकता है। अर्थात राज्यपाल जब अनुपस्थित हो तो कौन काम करेगा। ऑप्शन है उपराज्यपाल कार्य कर सकता है दोस्तों, पड़ोसी राज्य का राज्यपाल ये भी कर सकता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी इस काम को कर सकता है। इस तरह से ऑप्शन तीनों सही है, ऑप्शन सी को सही माना गया है। दोस्तों 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29वां निम्न में से, दोस्तों 29वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से पेंशन राज्य संचित निधि से नहीं दिया जाता है। मतलब किसको पेंशन राज्य संचित निधि से नहीं दिया जाता है। दोस्तों राज्यपाल को जो पेंशन दिया जाता है, हालांकि राज्यपाल को वेतन राज्य संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन पेंशन केंद्रीय संचित निधि से दिया जाता है। गलत है, नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन पूछता है राज्यपाल दिया जाता है, राष्ट्रपति को भी दिया जाता है। और बाकी दो ऑप्शन के किस पर है इसको हम देख लेते हैं। तो बाकी दो क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो उसमें दे रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से तीनों राज्यपाल, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इस तीनों को वेतन जो है केंद्रीय संचित निधि से दिया जाता है, राज्य संचित निधि से नहीं दिया जाता है। दोस्तों 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वह मुख्य न्यायाधीश जिसने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। मतलब कभी वो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए राष्ट्रपति की अनुपस्थिति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उन्हें राष्ट्रपति के रूप में काम करने का मौका मिला होगा, वह भारत के एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों आगे हम देखते हैं 31वां क्या कहता है। अध्यादेश कब लाया जाता है। दोस्तों परिस्थिति पूछ रहा है कि कब अध्यादेश लाने की परिस्थितियां बनती हैं। तो दोस्तों जब पीएम विदेश में हो गलत है, जब राष्ट्रपति विदेश में हो वो भी गलत है, जब संसद की कार्यवाही नहीं चल रही हो और जब सर्वोच्च न्यायालय स्थगित हो। तो दोस्तों इसमें संसदीय प्रक्रिया है ये, इसलिए संसद की कार्यवाही नहीं चल रही हो तभी अध्यादेश लाया जाता है। दोस्तों 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन कहता है मित्र का पर्याय है। इसमें दोस्तों पर्यायवाची पूछा गया है सामान्य तौर पर। तो पर्यायवाची 32 का पर्यायवाची जो है डी सही है, वयस्य कहा जाता है मित्र का पर्यायवाची। 33 का घड़ा का पर्याय है। दोस्तों घड़ा जो है, घड़ा का पर्याय जो है कुट होता है, ऑप्शन ए सही है। 34 का रहा है आसक्त का पर्याय है। दोस्तों 34 आसक्त का पर्याय मंद होता है, ऑप्शन ए सही है। और 35 का देख लेते हैं दोस्तों। 35 कह रहा है नियति का पर्याय नहीं है। दोस्तों ये 35 में पूछ रहा है नहीं है, तो नियत का पर्याय नहीं है, शाश्वत लिख रहा है इसमें। 35 का डी शाश्वत, नियत का पर्याय नहीं माना जाता है। इस तरह से आप 35 का सीधे लगा सकते हैं। देवता का पर्याय शब्द है। दोस्तों 36वां का कह रहा है देवता का पर्याय विबुद्ध कहा जाता है, देवता का पर्याय है विबुद्ध, ऑप्शन ए सही है 36वां का। और 37वां दे सकते हैं देवता का पर्याय है। दोस्तों एक ही क्वेश्चन, एक जैसा क्वेश्चन लग रहा है, ऑप्शन अलग अलग होने के नाते इसके ऑप्शन भी बदल जाएंगे। और 37वां का ऑप्शन सुर, यह आपके 37 का बी ऑप्शन सही है, देवता का पर्याय सुर भी होता है। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इच्छा का पर्याय नहीं है। दोस्तों यह इच्छा का पर्याय नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें 38 का जो डी है वृत्रतः, वृत्रिहा, ये आपका पर्याय नहीं है इच्छा का, और इस तरह से ऑप्शन डी सही है। 39 हरिण का पर्याय है। दोस्तों 39 का पूछ रहा है, हरिण का पर्याय है कुरंग, हरिण का पर्याय होता है। और एक मिस्टेक यहाँ फिर से मैं देख पा रहा हूँ, जो 39वां क्वेश्चन है 39 नाम के क्वेश्चन का रिपीट हो गया है और बादल का पर्याय नहीं है पूछा गया है 39वां में, क्योंकि 39वां ऊपर भी था 39वां यहाँ भी है। तो इसका आंसर जो देख पा रहा हूँ मैं वह तोयध ही जो है, यह आंसर है, डी आंसर सही है तोयध। हालांकि टेस्ट पेपर में बच्चों ने इसे 52 नंबर का क्वेश्चन बनाकर इसका आंसर दिया था, तो वहाँ 52 नंबर से मिलाएंगे बच्चे तो क्लियर हो जाएगा कि तोयध ही जो है कि बादल का पर्याय नहीं बताया गया है। 40वां देख लेंगे, पैर का पर्याय है, पैर पर्याय है पूछा गया है 40वां का। तो पाद जो है यह पैर को भी कहते हैं और पर्याय है पूछा गया है, ऑप्शन बी सही है। 41वां का देख लेते हैं दोस्तों। 41वां कहता है परिवार, परिवार का पर्याय है। 41वां परिवार का पर्याय है कुटुंब। पहले जो है हिस्ट्री में
या प्राचीन परिस्थितियों में परिवार को कुटुंब ही कहा जाता था और परिवार का पर्याय ऑप्शन बी 41 का ऑप्शन बी सही है। विष्णु का पर्याय शब्द नहीं है दोस्तों, इसमें नहीं पूछा गया है। इन छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए। यहाँ नहीं करके पूछा गया है कि विष्णु को क्या नहीं कहा जाता है, उसके आंसर के हिसाब से कमलासन विष्णु को नहीं कहा जाता है दोस्तों, ब्रह्मा को कमलासन कहा जाता है, इसलिए विष्णु को कमलासन नहीं कहेंगे। कमलेश, कमलाकांत और कमलापति ये विष्णु होते हैं, लेकिन कमलासन ये विष्णु का पर्याय नहीं माना जाता है। 43वां देखेंगे, 43 का क्वेश्चन क्या है, माता का पर्याय नहीं है। जैसे तो आपको पता होगा कि माता का पर्याय नहीं है, अम्ब जो है ये माता का पर्याय नहीं है। अम्बा कहा जाता है, जननी कहा जाता है, अम्ब कहा जाता है, लेकिन अम्बु नहीं कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। 43वां का बी सही है। हिरण्य गर्भ का पर्याय है, हिरण्य गर्भ का पर्याय है दोस्तों 44वां का बी ब्रह्मा। हिरण्य गर्भ को ब्रह्मा भी कहा जाता है, अर्थात ब्रह्मा पर्याय के शब्द में उपयोग किया जाता है। हिरण्य गर्भ अर्थात 44वां का ऑप्शन बी सही है। 45वां दोस्तों देखते हैं, जीभ, जीभ का पर्याय है, जीभ जो है का पर्याय रसना है दोस्तों। जीभ को अक्सर हम लोग रसना कहते हुए पुकारते हैं और रसना जीभ का पर्याय है। 45वां का ऑप्शन बी सही है। 46वां, लुप्त पर्याय पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य में अनुसूचित किया गया है दोस्तों। 46वां का तमिलनाडु है। लुप्त प्राय पतला लोरिस एक लुप्त प्राय जीव है जिसके लिए अभयारण्य किस राज्य में संरक्षित किया गया है, कहाँ किस अभयारण्य में इसको आरक्षित किया जाएगा। तमिलनाडु राज्य का यह अभयारण्य है जहाँ पे इसको इस लुप्त प्राय को संरक्षित करने का काम किया जाएगा, तमिलनाडु राज्य। 47वां क्वेश्चन क्या कहता है, 47वां क्वेश्चन कहता है पीएम ने कहाँ मतलब किस स्थान पर महाकाल के लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। मतलब महाकाल शब्द आप सुनते ही समझ सकते हैं कि महाकाल किस देवता को कहा जाता है, तो भगवान शिव को कहा जाता है। और भगवान शिव के किस रूप को कहा जाता है, तो उज्जैन में जो महात्मा जो है कि महाकाल हैं या भगवान शिव हैं, उन्हीं के उस रूप को महाकाल की संज्ञा दी गई है। और उज्जैन महाकाल जो हैं उनके पहले चरण का उद्घाटन पीएम ने किया था। ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं 47वां के बाद फिर आपके 48वां क्वेश्चन क्या कहता है। 48वां क्वेश्चन कहता है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है दोस्तों। सौर ऊर्जा संचालित गांव 24 घंटा सौर ऊर्जा से ही संचालित होगा। मोढेरा गांव है और मोढेरा के पास भी एक स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है जो देश की पहली स्मार्ट सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, वो भी गुजरात में है। यहाँ पे मोढेरा गांव को 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव के रूप में परिवर्तित किया गया है। 48 का बी ऑप्शन सही है। 49वां देखते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग में किसे अपना निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है या आइकॉन का दर्जा दिया है। तो पंकज त्रिपाठी, जैसा कि आपको पता होगा, पंकज त्रिपाठी एक एक्टर है, बिहार राज्य से जुड़े हुए हैं और उन्हीं को भारत का निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकॉन के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन डी सही है, 49 का डी सही है। 50वां और अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। उसके किस राज्य में सौर कृषि आजीविका योजना शुरू किया गया है दोस्तों। सौर कृषि आजीविका योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, तो राजस्थान राज्य में ऐसा किया गया क्योंकि राजस्थान राज्य भी सौर ऊर्जा से तेज गति से लाभान्वित होने वाला राज्य बनता जा रहा है। जो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, थार मरुस्थली क्षेत्र हैं, वहाँ सौर ऊर्जा की पर्याप्त संभावना है, इसलिए राजस्थान आज सौर ऊर्जा को लेकर काफ़ी तेज गति से विकसित होता राज्य बनता जा रहा है और वहीं पे आजीविका योजना की शुरुआत की गई है। राज्य है राजस्थान। 50वां का ऑप्शन सी सही है। दोस्तों हमारे चैनल पर लगातार आप बने रह सकते हैं। हमारे चैनल पे टेस्ट भी कराए जाते हैं, हर सब्जेक्ट का डिस्कशन क्लासेस होती हैं, यूट्यूब लाइव चैनल भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और अगर किसी प्रकार के किसी तरह की कोई आप और भी गुंजाइश चाहते हैं
हमसे या बहुत बेहतरी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। दोस्तों आपके आंसर का, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है कि आप हमें कुछ सजेस्ट करेंगे और बेहतर करने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। आप पूरा टेस्ट डिस्कशन देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।